Welcome back, everybody. This is our sixth class in JEE Mains previous year question series for chapter Oscillations of class 11th. Before this video, in this series, we have made 5 videos, and all of those videos can be easily found on our YouTube channel in playlist section. We have also started similar series for NEET previous year questions, so you can go to our channel's playlist section and find those videos also. And again, if you find these videos useful, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if possible, and if you like these videos, then you can also make donations, and you can make donations by scanning these QR codes. By donating any amount, it will be helpful to us to keep on continuing this series and keep on bringing you quality content. With this, let's start today's video. In previous video, I think we have covered up to question number 50. Here it is. This is the last question which we covered. And today we will start with 51. So a kg block attached to a spring vibrates with a frequency of 1 Hz on a frictionless horizontal table. Two springs identical to original spring are attached in parallel to an 8 kg block on the same table. So the frequency of the vibration of 8 kg block. So first of all हम यहाँ पे क्या करेंगे? First of all हम यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे 1 kg ब्लॉक और 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज हमें ये पता है दैट जो ओमेगा होता है, लेट मी स्लाइड इट स्लाइडली नाउ, वी नो दैट ओमेगा इज गिवन बाय √k/m. हमें ओमेगा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज. ओमेगा क्या हो जाता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 इज इक्वल टू √k बाय मास इज 1. सो √k इज 2 पाई और k की वैल्यू आ जाती है 4 पाई स्क्वायर. नाउ अब दो स्प्रिंग लिए गए जो दोनों आइडेंटिकल हैं ओरिजिनल स्प्रिंग के, और उनको पैरेलल में लगा दिया गया 8 kg ब्लॉक के साथ. नाउ अगर दो स्प्रिंग आप पैरेलल में लेते हो तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं. तो जो आपका नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, K फाइनल इज इक्वल टू K1 प्लस K2, और दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. सो इट विल बी 8 पाई स्क्वायर. जो आपका नया मास है दैट इज 8 kg. और अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बतानी है, तो अगेन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू k/m. k is 8 pi square divided by mass 8, so pi square का अंडर रूट पाई. सो यहाँ से आ जाती है 2 पाई इंटू f इज इक्वल टू पाई. पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारे पास हाफ हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच करती है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Pendulum clock loses 12 seconds a day if the temperature is 40 degrees Celsius and gains 4 seconds a day if temperature is 20 degrees Celsius. तो यहाँ पे जो गेन और लूज हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड वेरी हो रहा है. नाउ फर्स्ट केस में जो पेंडुलम है हमारा वो टाइम को लूज कर रहा है. टाइम को लूज करने का मीनिंग ये है it is counting less. Time loss means counting less, और less counting का means number of oscillation कम हो गए हैं सेम टाइम में. इसका मतलब क्या है? टाइम पीरियड बढ़ गया है, टाइम पीरियड है जो इंक्रीज हो गया है. नाउ टाइम गेन, अगर टाइम का गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? काउंटिंग मोर, ज्यादा काउंट कर रहा है, सेम टाइम को ज्यादा बता रहा है. और सेम टाइम को ज्यादा बता रहा है मींस उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है. सो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और हमें यहाँ पे अल्फा बताना है. द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हमें यहाँ पे अल्फा भी बताना है. नाउ अगर ये हमारा एक पेंडुलम क्लॉक है तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई
√L/G। बिकॉज यहाँ पे गेन और लॉस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरर एनालिसिस ले लेते हैं। डेल्टा T/T विल बी इक्वल टू, G तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इट विल बी हाफ डेल्टा L/L। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L/L। हमें थर्मोडाइनमिक्स से मेटल वाले सॉलिड्स के चैप्टर से पता है दैट डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T होता है। सो डेल्टा L/L यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा T। और हम दोनों जगह डेल्टा T यूज नहीं करेंगे, ये वाला T टाइम के लिए है और ये टेम्परेचर के लिए था, तो हम यहाँ पे डेल्टा थीटा यूज कर लेंगे टेम्परेचर के लिए। सो हाफ एज इट इज, L/L इज अल्फा डेल्टा थीटा इनटू हमारे पास T भी आएगा, सो दिस विल बी T/2 अल्फा डेल्टा थीटा। नाउ हम अब ये मान के चलते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है जिसपे सारा सिस्टम स्टेबल है, या बोल लीजिए जिसपे करेक्ट टाइम शो होता है, दैट इज थीटा। सो करेक्ट टाइम एट थीटा टेम्परेचर। सो उस टेम्परेचर के कंपैरिजन में हम बाकी ये जो डेल्टा T है, जो एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है, हम ये दोनों वैल्यू लेंगे। नाउ बिकॉज 40 डिग्री पे ज्यादा होता है और 20 डिग्री पे कम होता है टाइम, सॉरी रिवर्स, यस, 40 डिग्री पे टाइम पीरियड बढ़ जाता है और 20 डिग्री पे टाइम पीरियड कम हो जाता है, तो जो एक्चुअल टेम्परेचर है 40 और 20 के कहीं पे बीच में होगा। सो फर्स्ट केस के लिए आपका डेल्टा T 12 सेकंड है, दिस वैल्यू इज 12 सेकंड, सो 12 इज इक्वल टू T/2, जो कि हमें यहाँ पे नहीं पता, इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये 40 के लिए ले रहे हैं हम, तो 40 माइनस थीटा। सिमिलरली सेकंड के लिए जो एरर है टाइम का 4 सेकंड है, इक्वल टू T/2 अल्फा, और इस केस में 20 थीटा से स्मॉलर होगा, सो थीटा माइनस 20। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। सो 12/4 आएगा 3, यहाँ पे T/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, अल्फा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो 40 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 20। फ्रॉम दिस 3 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा, और 4 थीटा इज इक्वल टू 100 एंड थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो ऐसे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सो इस थीटा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम यूज करते हैं तो हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, बट साथ में हमें T चाहिए होगा, टाइम पीरियड। नाउ अब हमें इसका यहाँ पे एग्जैक्ट T तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो ये 12 सेकंड का लॉस था, ये किस में हो रहा था, इट इज ए लॉस इन आई थिंक ये डे, यस, ए डे मीन्स जो 12 सेकंड का लॉस है वो पूरे दिन के अंदर हुआ था। नाउ सपोज कर लेते हैं कि टाइम पीरियड कितना है, जो एक्चुअल टाइम पीरियड है दैट इज स्मॉल t। तो अगर एक्चुअल टाइम पीरियड स्मॉल t है तो एक डे में कितनी ऑसिलेशन करेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम n बोल देते हैं, दैट विल बी 1 डे में हमारे पास, और ये स्मॉल t सेकंड्स में हम ले रहे हैं, स्मॉल t सेकंड्स, तो एक डे में जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएंगी, एक दिन में जो नंबर ऑफ सेकंड होते हैं, दैट इज 8640 बाय t। तो ये हो जाएंगी हमारे पास एक दिन की नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। और अब इतनी ऑसिलेशंस के अंदर कितना एरर है, 12 सेकंड का एरर है, तो एक ऑसिलेशन के अंदर कितना एरर होगा, एरर इन 1 ऑसिलेशन, दैट विल बी, टोटल एरर 12 सेकंड का था और हमारे पास n ऑसिलेशंस हैं, तो उसको n से डिवाइड कर देंगे, 86400 इंटू t, तो ये आ जाती है हमारे पास स्मॉल t की वैल्यू, या जिसको हम कैपिटल T यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर्मूला में। सो
हाँ, इसको हम ये एक्चुअली हम यहाँ पे टी एज्यूम कर ही चुके हैं, तो इसको हम टी ही मानते हैं कि टाइम पीरियड टी है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 डे हो जाएंगी 86440/t, और ये इन ऑसिलेशन में 12 सेकंड का एरर आता है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना एरर आएगा, 12 बाय जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, तो ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाती है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, ये वाले फॉर्मूले का, दैट 12 इज इक्वल टू, नोट दिस वन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बिकॉज 12 का हम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बार बार यूज नहीं करेंगे। सो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 12 इंटू ये कैपिटल टी हमने अज्यूम किया था बाय 86400 इक्वल टू हाफ एल्फा इंटू टाइम पीरियड टी है हमारे पास, और अभी हम डेल्टा थीटा की बात कर रहे हैं, तो एक डेल्टा थीटा हमारे पास 40 माइनस थीटा है, सो 40 माइनस, और टेम्परेचर थीटा की वैल्यू हमारे पास 25 है, सो फ्रॉम दिस टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये बचेगा 15, सो 12 बाय 86400 टू ऊपर आ जाएगा, और यहां से 15 है जो नीचे आएगा, इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1.85 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे 1.85 इंटू 10⁻⁻5 और 25 जो ऑप्शन सी है, मींस अगर हम ये सेकंड वाला पार्ट नहीं भी करते तो भी हमारा ओनली एक ही टेम्परेचर यहाँ पे मैच होता है 25 डिग्री, सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे मैच होता है, तो उसी से हम निकाल सकते थे, दैट ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an engine, the piston undergoes vertical simple harmonic motion, amplitude given है 7 centimeter. The washer rests on the top of the piston and moves with it. The motor speed is slowly increased. Frequency of piston at which washer no longer stay in contact with the piston. So again, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है कि सपोज कीजिए ये आपका पिस्टन है और ये अप डाउन मूव करता है, और इसके ऊपर एक वाशर रखी हुई है, और ये वाशर इसके साथ नॉर्मल कांटेक्ट में है, इसके साथ जॉइंटेड नहीं है, तो इसके साथ अगर वो नॉर्मल कांटेक्ट में है तो जो वाशर है जब वो इसको टच कर रही है पिस्टन को, तो इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा और नीचे की तरफ वाशर का मास एक्ट करेगा, और बिकॉज जो आपका पिस्टन है वो एसएचएम में है, और ये मान लो कि यहाँ पे इसकी कहीं पे मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो इस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ यानी कि डाउनवर्ड होगा, और जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वो कितना होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। और सो अगर हम, और सेम एक्सेलरेशन पिस्ट इसका वाशर का भी होगा क्योंकि वाशर इसके कांटेक्ट में है। अब हमें वो कंडीशन निकालनी है कि जब वाशर इसके कांटेक्ट में ना रहे, सो फॉर दैट हमें ये पता है दैट एन, सॉरी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मैक्सिमम, सो mg माइनस एन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। अब जब वाशर इसके कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सो यहाँ से, और यहाँ पे मास भी आएगा साथ में बिकॉज ये एक्सेलरेशन था, फोर्स बनाना है तो मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x होगा, m से m कैंसल, और यहाँ से जो x है या हमें क्या निकालना है, ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा आ जाएगा g बाय x अंडर रूट, एंड यहाँ से g बाय x क्या होगा, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, और x एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गिवन है 7 सेंटीमीटर, सो 7 इंटू 10⁻⁻2, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रॉम दिस ये हमारे पास हो जाएगा, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा 1000
बाय 7, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, 1000 बाय 7 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ। सो यहाँ से एफ आ जाता है 1000 बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 7। सो ये हमें देगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर 10 के इक्वल होता है, तो ये 100 बचेगा, 100 बाय 28, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी स्क्वायर होगा। सो ये बचेगा एफ स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 100 बाय 28। और अब अगर हम ऑप्शन देखें तो इसको हम 25 अज्यूम कर लें अगर, तो ये हमें 4 देगा, और 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, तो मीन्स जो आंसर है 2 से स्लाइटली लेस आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी 1.9 के साथ मैच कर जाएगा। जब आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो 1.9 आपको मिल जाएगा। नाउ विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड हियर इट इज, इसको पहले साइड में कर लेते हैं। Pendulum made of a uniform wire of cross section area A has time period T. When additional mass M is added to its bob, time period changes to Tm. If the Young's modulus of the material of the wire is Y, then 1 by Y is equal to, तो हमें यहाँ पे 1 by Y की वैल्यू निकालनी है। Young's modulus हमें दिया हुआ है। So let's start. तो because pendulum है तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई L बाय G। अब हमने यहाँ पे किया एडिशनल मास M ऐड कर दिया, उसकी वजह से टाइम पीरियड Tm हो गया। नाउ एडिशनल मास ऐड करने से क्या होगा, जो हमारी लेंथ है वायर की वो लेंथ चेंज हो जाएगी, बिकॉज वायर पे आपने एडिशनल मास ऐड कर दिया तो उससे वायर के अंदर स्ट्रेन आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेन निकाल लेते हैं। सो F इज फोर्स बाय एरिया होता है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा L बाय L। तो यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू आ जाती है फोर्स Y, नॉट फोर्स इनटू L डिवाइडेड बाय AY। ओके, और यहाँ पे अब फोर्स की, यहाँ पे फोर्स कितना होगा, बिकॉज यहाँ पे हम स्ट्रेन किसकी वजह से निकाल रहे हैं, ये सिर्फ M मास की वजह से। जो पेंडुलम का इनिशियल मास होगा उसको हम काउंट नहीं कर रहे। इनिशियल वाली मतलब कि स्टार्टिंग में भी पेंडुलम के पास कोई मास होगा कि ये पेंडुलम है तो इसका मास MP मास ऑफ पेंडुलम होगा, तो उसकी वजह से ऑलरेडी इसके अंदर जो चेंज है वो आ चुका होगा। अब अगर हम यहाँ पे एडिशनल मास M लगा देते हैं तो उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो डेल्टा L हो रहा है, हम सिर्फ उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो फोर्स में ओनली ये मास हम लेंगे तो mg आएगा फोर्स यहाँ पे। सो डेल्टा L इज इक्वल टू mgL बाय AY। नाउ तो हमारा न्यू टाइम पीरियड Tm विल बी 2 पाई L प्लस डेल्टा L बाय G हो जाएगा। और आपको कुछ को ये हो सकता है कि सर इसमें हमने एरर एनालिसिस क्यों नहीं किया, तो एरर एनालिसिस से हमें चेंज इन टाइम मिलता, ना कि न्यू टाइम मिलता। दैट्स वाई हमने एरर एनालिसिस नहीं किया। एरर एनालिसिस से क्या हो जाता, दैट डेल्टा T बाय T इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L बाय L हमें ये मिलता। तो हमें यहाँ पे न्यू टाइम के फॉर्म में आंसर निकालना है। तो अगर आपको यहाँ से न्यू टाइम बनाना पड़ता, फिर आप क्या करते, इट विल बी 1 प्लस डेल्टा T बाय T इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L प्लस 1। ये ऐसे करना पड़ता हमें, और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इस हाफ को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे नॉर्मल मेथड से काम कर रहे हैं। सो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे Tm बाय T आ जाएगा, ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ओनली डेल्टा L वाली टर्म बचेगी। L प्लस डेल्टा L बाय L, और अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। Tm स्क्वायर बाय T स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब ओपन होगा तो स्प्लिट कर देते हैं L प्लस L बाय L1, और यहाँ पे डेल्टा L बाय L, और यहाँ से डेल्टा L बाय L आ जाएगा हमारे पास mg बाय AY। अब इस वन को इधर सब्ट्रैक्ट में ले आते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर वाली फॉर्म में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो Tm स्क्वायर बाय T स्क्वायर माइनस 1
इज इक्वल टू एम जी बाय ए वाई, और हमें 1/y निकालना है। सो एम ए यहाँ पे 1y ऑलरेडी है, बस आपको a और mg को उधर एडजस्ट करना होगा। सो इट विल बी a बाय mg tm स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/y। सो हियर इट इज a mg m स्क्वायर बाय t, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे मैच करता है राइट आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में कर लेते हैं। ओके, सो पार्टिकल मूव इन SHM इन स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट t सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल डिस्टेंस a। उसके बाद नेक्स्ट t सेकेंड में ये 2a डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन सेम डायरेक्शन, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज। नाउ एज पर स्टेटमेंट जो पार्टिकल है वो किससे स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। नाउ अगर अब आपने SHM ध्यान से पढ़ा है तो हमें ये पता है कि SHM की वेलोसिटी क्या होती है, इट इज गिवन बाय ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू a, यानी कि पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है, उस टाइम पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो उस टाइम पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है, तभी हम उसको इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि अगर ये आपकी मीन पोजीशन है और ऐसे पार्टिकल का मोशन है मान लो, तो अभी आपका पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे है, वो मीन पोजीशन से ऑलरेडी एम्पलीट्यूड के डिस्टेंस पे है। सो इस टाइप का अगर हमारे पास मोशन हो तो उसको कोसाइन कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि साइन से। सो यहाँ पे हमारे पास x हो जाएगा a कोस ओमेगा t। नाउ ये बोला गया है इन फर्स्ट t सेकेंड इट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस a। तो पहले t सेकेंड में वो a डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही आएगा, तो मीन पोजीशन की तरफ आता हुआ इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, a। और बट ये जो पार्टिकल होता है, ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन में ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल नहीं होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। तो जब उसने a डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस हो गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a। सो फ्रॉम दिस a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A कोस ओमेगा t। अब ये बोला गया कि नेक्स्ट t सेकंड में वो डिस्टेंस 2a ट्रेवल करता है। सो आगे वाले में ये मान लो पार्टिकल है और वो उसने पहले a डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, अब उसने फर्दर 2a डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसने, 3a। अभी हम ये भी अज्यूम कर सकते थे कि वो इसको क्रॉस करके यहाँ पे निकल गया, बट हम सिंपलिसिटी के लिए क्या मान रहे हैं कि वो जो 2a डिस्टेंस है उसके एम्पलीट्यूड से कम ही हम उसको मान के चल रहे हैं। तो इस सिनेरियो में उसका मीन पोजीशन से डिफरेंस हो जाएगा a माइनस 3a। a माइनस 3a इज इक्वल टू a कोस, बिकॉज t सेकेंड वो पहले चल चुका था और t सेकेंड अब चल चुका है, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा टोटल 2t। सो 2 ओमेगा t ये हमारे पास बन जाता है। और अब हमें इन दोनों में यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्म करना होगा। सो दिस इज कोस 2 थीटा, और इसको लिख सकते हो आप a 2 कोस स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1, और कोस ओमेगा टी की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a माइनस a डिवाइड a बाय कोस ओमेगा टी। सो a माइनस 3a और डिवाइड बाय a हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस a को इधर ले आए, इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी यानी कि इसका स्क्वायर। सो ये देगा a माइनस a बाय a स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब हमें इसको सोल्व करना होगा। सो इसको लिखा जा सकता है लाइक दिस,
यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर आएगा और ऊपर -2a कैपिटल A डिवाइड बाय ए स्क्वायर -1, और जब इसको अगर एलसीएम लेते हैं हम तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे साथ में a भी आएगा कैपिटल में। ओह नोट नोट नोट, गलत कर दिया, दोबारा से करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल a कैपिटल A, और ये इधर आएगा तो -a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, सो a -3a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाय a स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, a स्क्वायर -3a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, सो a टाइम्स a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है और a की वैल्यू आ जाती है a/2। ओके, सो जो हमने यहाँ पे अजम्पशन ली थी वो गलत थी कि वो दो ऑसिलेशन के बाद इसको क्रॉस नहीं कर रहा, मींस 3a के बाद क्रॉस नहीं कर रहा, तो एक्चुअली इसको क्रॉस कर रहा है, बट जो वैल्यूज है वो सेल्फ एडजस्ट हो गई अकॉर्डिंगली। और तो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 3a, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2a के इक्वल आएगा, जो कि गलत है। उसके बाद टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड 4a, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो दोनों गलत हो गए। टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा, सो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो a है इसकी वैल्यू a/2 आई है हमारे पास, सो a माइनस a/2 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू cos ओमेगा t, सो दिस विल बी a/2 बाय a, यानी कि हाफ इज इक्वल टू cos ओमेगा t, और cos हाफ होता है 60 डिग्री, यानी π/6 रेडियन, 60 डिग्री सॉरी π/3 रेडियन, 60 π/3, और ये ओमेगा 2 π/t इंटू स्मॉल टी, सो पाई से पाई कैंसल, स्मॉल टी की वैल्यू आ जाती है t/6 सेकेंड। और अब हमें यहाँ पे देखते हैं व्हाट वी गेट। ओके, स्मॉल टी की फॉर्म में हमें गिवन है टाइम पीरियड, तो यहाँ से स्मॉल टी आ जाएगा और कैपिटल टी आ जाएगा, 6 इंटू स्मॉल टी, और ये बनता है ऑप्शन डी। ये हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Experiment for determining gravitational acceleration g in place of help of a simple pendulum. Measure time period square is plotted against string length of the pendulum in the figure. तो हमें यहाँ पे g की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, बिकॉज ये किसके लिए, पेंडुलम के लिए है। तो पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड होता है 2π/L/g, और यहाँ से t स्क्वायर हो जाएगा 4π²L/g। अब ये देखिए आपके पास ये t स्क्वायर वर्सेस L का ग्राफ है, और हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटी की वैल्यू। सो g की वैल्यू यहाँ से हो जाती है 4π²L/t²। अब अगर इस ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो इस ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा दैट विल बी ΔT²/ΔG, और ये हमारे पास क्या है, L/t² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम वेरिएशन में ही बात कर रहे हैं, सो 4π² इंटू 1/, ऑफ स्लोप। तो अब हम इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। सो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल यूज,
अब अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास एज सच कोई वैल्यू नहीं है जो मैच करती हो। मीन्स आइदर ग्राफ में प्रॉब्लम है और समहाउ वी डोंट नो कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज मैच नहीं करवा पा रहे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 वैल्यूज है और नीचे भी 4 नंबर्स ही और साइड में भी 4 नंबर्स गिवन है। मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली इनके मैचिंग है। तो ये जो 8 ये वाला पॉइंट है 8 और 2 को मैच करता है, और जो ये वाला पॉइंट है ये 2 और पॉइंट 5 को मैच करता है। तो यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप विल बी 8 minus 2 divided by 2 minus 0.5, that is 1.5, so 6 by 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। so g is equal to 4 pi square divided by 4 और pi square, और जो pi square होता है हमारे पास that comes out to be 9.86, जो कि हमारे इस ऑप्शन बी के साथ मैच करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Amplitude of an SHM oscillating in air with small spherical bob decreases from 10 centimeter to 8 centimeter in 14 second। so यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास डैम्पिंग हो रही है। Assuming the Stokes law is valid, the ratio of coefficient of viscosity of air and to the carbon monoxide is 1.3. Time at which pendulum amplitude of the pendulum will reduce 10 centimeter to 5 centimeter in carbon dioxide will be close to। हमें एक मीडियम के अंदर डैम्पिंग दी गई है और फिर उससे हमें दूसरे मीडियम के लिए डैम्पिंग कांस्टेंट डैम्पिंग के लिए सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मीडियम से डैम्पिंग कांस्टेंट निकालेंगे और यहाँ पे जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो विस्कोसिटी का काम करेगा और विस्कोसिटी का रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, तो इससे हमें दूसरे मीडियम का डैम्पिंग कांस्टेंट पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग की इक्वेशन होती है हमारे पास A इज इक्वल टू ए नोड ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाय 2m। और ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये पहले मीडियम के लिए सोल्व कर रहे हैं सारा का सारा। oscillating in air with spherical bob in carbon dioxide। तो हम यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, ये हम एयर के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये पहला हम किसके लिए कर रहे हैं, एयर के लिए कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन एयर के लिए है। सो एम्पलीट्यूड 10 था और फिर 8 हो गया और 40 सेकंड्स में हो गया। सो 10 इज इक्वल टू 8 ई रेज टू पावर माइनस बी 40 बाय 2m। और यहाँ पे जो b है ये एयर का होगा, सो यहाँ पे हम a से डिनोट कर देते हैं। नाउ सेम हम CO2 के लिए करते हैं, तो वहां पे एम्पलीट्यूड 10 to 5 होता है। सो सॉरी, हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ये 8 होगा बिकॉज डिक्रीज होता है और ये 10 होगा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ये 10 का 5 हो जाता है ई रेज टू पावर माइनस बी, और हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और टाइम गिवन है हमें कैलकुलेट करना है बाय 2m हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो 8 by 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ई रेज्ड की पावर है दोनों, तो दोनों एक दूसरे के साथ किस में आएंगे, ये होगा माइनस बी ए इंटू 40 बाय 2m, ये पावर रिवर्स हो जाएगी। सो 2m माइनस बी सी इंटू टी, 2m से 2m कैंसिल, b से माइनस कैंसिल, और दोनों साइड का ln ले लेते हैं सो दैट e रेज टू पावर फिनिश हो जाए। सो ln 8 by 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे e खत्म हो जाएगा, सो दिस विल बी 40 टाइम्स b ऑफ एयर इंटू t b ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, जो b ऑफ एयर है और b ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिलेशन निकालना है। और बिकॉज यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है कि जो यहाँ पे डैम्पिंग हो रही है वो विस्कोसिटी की वजह से हो रही है, और विस्कोसिटी में दोनों में रिलेशन हमें 1.3 का दिया गया है। सो जो b ऑफ एयर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी ऑफ एयर, और सिमिलरली b ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि c होगा वो प्रोपोर्शनल होगा
viscosity of carbon dioxide. So BA by BC is equal to neta air by neta C, और neta air viscosity of air to carbon dioxide 1.3 है, यानी कि 13/10 आएगा. BA by C 13/10. सो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और ये इंडिविजुअल नहीं है, मीन्स ये कंबाइंड एलन नहीं है, हमने यहाँ पे इसको गलत लिख दिया. इसको लेट्स रब इट. ये ln8/ln5 होगा, बिकॉज यहाँ पे हम इंडिविजुअल, यहाँ पे हमने वो स्टेप छोड़ दिया कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि ln8 इज इक्वल टू 8/10 इज इक्वल टू, और यहाँ पे -b 40/2m, और सिमिलरली इसके लिए कि ln5/10 इज इक्वल टू -bct/2m, और तब आपको इसको डिवाइड करेंगे और ये इंडिविजुअल आएगा ऐसे. और जब इनको सोल्व करेंगे तो दिस विल गिव अस 0.321, यहाँ से 40/t इंटू 13/10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, और टाइम पीरियड आता है 52/0.321, जो कि कैलकुलेट करने पे हमें देगा अराउंड 162 seconds. So here it is, option C will fit in the answer. Moving to next question. So here it is, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं. Now, so two bodies of masses 1 kg and 4 kg are connected to vertical spring as shown in the figure. The smaller mass execute SHM. Angular frequency given है, amplitude given है, while the bigger mass remains stationary at the ground. The maximum force exerted by the system on the floor. तो हमें ये बताना है कि जो सिस्टम है वो कितना फ्लोर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा की वैल्यू गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, और मास गिवन है. अब देखिए जो ओसिलेशन हो रहा है वो 1 kg मास की वजह से हो रहा है, ना कि 4 kg मास की वजह से. व्हाई? बिकॉज 4 kg मास तो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, दैट्स व्हाई वो स्टेशनरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं. ओमेगा होता है √k/m, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 25 है. के एज इट इज, मास जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रहा है वो 1 है. सो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 625 न्यूटन पर मीटर, और एम्पलीट्यूड गिवन है 1.6 सेंटीमीटर. अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो सिस्टम है वो मैक्सिमम फोर्स ग्राउंड पे कितना लगाएगा. सो एक कंसीडर ले लेते हैं कि स्टेबल कंडीशन, कि जब सिस्टम स्टेबल है तो ग्राउंड पे कितना फोर्स लग रहा होगा. स्टेबल कंडीशन मींस नो ऑसिलेशन, कि कोई ऑसिलेशन नहीं हो रही. अगर कोई ऑसिलेशन नहीं हो रही, इसका मीनिंग क्या है? स्प्रिंग स्टेबल है, 1 kg अपनी पोजीशन पे और 4 kg अपने पोजीशन पे, तो जो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास 10 न्यूटन आएगा, यहां से 10 न्यूटन आएगा, और यहां से भी 10 न्यूटन आएगा. जो ये वाला 10 न्यूटन है, इसको कौन बैलेंस करेगा? स्प्रिंग. कैसे बैलेंस करेगा? वो अपोजिट फोर्स लगाएगा यहाँ पे kx, और अगर स्प्रिंग ने यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगाया तो डाउनवर्ड भी स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाएगा kx. तो बैलेंस कंडीशन में kx इज इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा, और जो ये 4 kg वाला मास है इसका 40 न्यूटन तो ऑलरेडी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और इस पे kx भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. तो जो kx इस पे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो 10 के इक्वल है. सो 10 + 40, बैलेंस कंडीशन में 50 न्यूटन मास यहाँ पे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा. सो जब ये ओसिलेट करेगा तो मैक्सिमम फोर्स इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता. और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हो तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे 60 न्यूटन, जो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है सिचुएशन को. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो, कि ऐसे हमने जस्ट सिंपली सोल्व कर लिया. अब हम इसको प्रॉपर लॉजिक से सोल्व करते हैं, मींस प्रॉपर फॉर्मूला की हेल्प से. नाउ कमिंग टू, हमें एम्पलीट्यूड गिवन है और हमें ओमेगा गिवन है. सो जो आपका ये 1 kg है
इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर ए, बिकॉज ये क्या है, एसएचएम में है, और ये हो जाएगा 25 इंटू 25, और हमारे पास एम्पलीट्यूड है 1.6 का, और ये सेंटीमीटर है, तो यानी कि 10⁻⁻²। इसको कैलकुलेट करते हैं हम, सो ये हमें देगा 25 इंटू 25 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 16, और 16 लिखेंगे तो 10⁻³ यानी कि 1000 हो जाएगा, डिवाइड में हम इसको लेके जाते हैं। सो ये हो गया 40, और ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये 5 पे जाएगा, और ये 2 पे जाएगा, और ये फिर से 2 पे जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन, सो नॉट 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सपोज कर दीजिए कि हमने इसको थोड़ा डाउनवर्ड कंप्रेस कर दिया, ये इसकी मीन पोजीशन है, हमने इसको थोड़ा सा डाउन कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ले आए। तो जब हम इसको डाउन कंप्रेस कर रहे हैं तो इस पे जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ होगा, ऐसे अपवर्ड, और वो एक्सेलरेशन इसके पास कहाँ से आएगा? इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, kx ऊपर की तरफ लगेगा, और जो इसका mg है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा kx माइनस mg। और सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इस सिनेरियो में जब ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो जो स्प्रिंग है इसके ऊपर कहाँ से फोर्स लगा रहा होगा? इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, और जब ये मीन पोजीशन में नीचे की तरफ था तो जो स्प्रिंग ऊपर की तरफ, इस मास पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, तो इस मास पे वही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सो जब ये अपनी मीन पोजीशन से नीचे की तरफ है, यहाँ पे एक तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स हो गया जो इसके नीचे आने की वजह से हुआ। स्टार्टिंग का 10 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी था जो इसके मास की वजह से था, सो 10 + 10 स्प्रिंग की वजह से डाउनवर्ड इसके ऊपर कितना लगता है? 20 न्यूटन लगता है, और ऑलरेडी 4 kg यहाँ पे है, यानी कि 40 न्यूटन है। सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास हो जाता है 60 न्यूटन, एंड हेंस जो आंसर होगा दैट विल बी 60 न्यूटन। सो विद दिस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ पॉसिबल देन डू मेक सम डोनेशंस बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। इससे हमें सीरीज को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। So with this, we will meet in next video, and thanks for watching.